नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो। सौम्या पुणे की रहने वाली हैं। उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 6 साल है। अब 3 साल का होते होते सौम्या ने अपने बेटे में कुछ चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दी थी। जैसे उसका किसी खेल में मन नहीं लगता था, वो ज़्यादा देर तक एक ही चीज़ से नहीं खेलता था, उससे कुछ बोलो तो वो सुनता नहीं था। समय बढ़ता गया। जब प्री स्कूल में उनके बेटे को पढ़ाया जाता था, कुछ सिखाया जाता था, तो वो फोकस नहीं कर पाता था। उसकी टीचर्स अक्सर सौम्या से उसकी शिकायत करती थी। सौम्या को लगता था कि अभी वो बहुत छोटा है, समय के साथ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो अक्सर अपनी पानी की बोतल, टिफिन या फिर बैग खो देता था। उसका एक जगह बैठना या फिर शांत रहना बेहद मुश्किल था। सौम्या उसे एक जगह रोककर रख नहीं पाती थी। वो या तो भागता रहता था, किसी ना किसी चीज पर चढ़ता रहता था या फिर कूदने की कोशिश करता था। जब उसने बात करनी सीखी तो उसे चुप करवाना मुश्किल हो गया था। सौम्या ने सोचा कि उसे किसी बाल मनोवैज्ञानिक के पास दिखाना चाहिए। कुछ सेशंस के बाद मनोवैज्ञानिक ने उनको बताया कि उनके बेटे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये सारे लक्षण उसी के थे। इसके बाद सौम्या के बेटे की कुछ थेरेपी शुरू हुई। अब उसके लक्षण थोड़े कंट्रोल में हैं, पर हाँ, पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुआ है। सौम्या चाहती हैं कि हम ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पर एक एपिसोड बनाएं। उनका कहना है कि माँ बाप अक्सर इस डिसऑर्डर के लक्षणों को बच्चों की शरारत या फिर महज उनका बचपना समझकर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ना समय से इसका पता चल पाता है, ना ही उन्हें किसी तरह की मदद मिल पाती है। उल्टा बच्चे टीचर्स और पेरेंट्स से डांट खाते हैं, पर बड़े ये नहीं समझते कि उन बच्चों के साथ ये ज्यादती हो रही है, क्योंकि ऐसा वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ADHD के बारे में लोगों को सही जानकारी हो। तो सबसे पहले एक्सपर्ट से ये समझ लेते हैं कि ADHD क्या होता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी शॉर्ट में ADHD। ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है। न्यूरो डेवलपमेंटल मीन्स कि ये प्राइमरीली न्यूरोसाइकोलॉजिकल यानी कि हमारे ब्रेन के डिसफंक्शन से जुड़ा हुआ है। दूसरा डेवलपमेंटल यानी कि विकास का जो अर्ली पीरियड है, जो अवधि है विकास की, 0 से लेके पहले जो 6 साल हैं, उस दौरान इसके जो लक्षण हैं वो हमको दिखाई देते हैं। इस वजह से इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इसके जो प्रमुख जो प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं वो आती हैं कि बच्चे को अटेंशन देने में यानी कि ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आती है। दूसरा है इम्पल्सिविटी यानी कि किसी भी चीज़ में हड़बड़ाहट, बिना सोचे समझे काम करना। और तीसरा है इसमें हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा चंचलता, एक जगह टिककर ना बैठ पाना। इस वजह से अगेन इसका नाम ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसका लगभग इससे 10 से 15% बच्चे जो है स्कूल पॉपुलेशन के यानी कि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो इससे ग्रसित हैं। यानी कि हर क्लास में, अगर एक क्लास में लगभग 40 से 50 बच्चे हैं तो 2-3 बच्चों में ADHD होने की संभावना बनी रहती है। प्रमुख जो लक्षण हैं वो तीनों कैटेगरीज में हम देख सकते हैं। जैसे कि ध्यान न दे पाने वाली कैटेगरीज में तो चीज़ों को रखकर भूल जाना, एक जगह अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसको पूरा न कर पाना काम, अनसुना कर देना जैसी बिहेवियर प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है कि बच्चे जो हैं बोला था कुछ लेकिन कर नहीं रहे हैं करके। किसी चीज़ में अगर कोई उनकी पसंद की चीज़ है उसमें अति से ज़्यादा ध्यान लगा देना, जैसे खासकर पैसिव अटेंशन वाली चीज़ें जैसे वीडियो गेम या फिर TV, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटेंटिव दिखाई देते हैं। दूसरा जो लक्षण है जिसे बोलते हैं कि हाइपर एक्टिविटी, उसमें ऐसा लगा पूरा कि जैसे बच्चों के अंदर एक रेस्टलेसनेस दिखाई देगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो कूदना, फांदना, भागना, दौड़ना बहुत ज़्यादा करते हैं और बच्चों के मुकाबले थोड़ा डेंजरस एक्टिविटीज़ में जैसे कहीं भी क्लाइंब कर जाना, कहीं से जंप करने की कोशिश करना। जैसे जैसे थोड़ी उम्र बढ़ती है ये जो हाइपर एक्टिविटी है
ये रेस्टलेसनेस में चेंज हो जाती है, यानी कि बच्चे जो फिजिट करते हुए दिखाई देंगे, छोटी छोटी चीज़ों से खेलते हुए, पढ़ाई के समय पे चीज़ों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगना। जब थोड़ा और बड़े होते हैं तो ये हाइपर एक्टिविटी जो है ये हम लोगों को मेंटल रेस्टलेसनेस के फॉर्म में दिखाई देती है, जैसे कि एजिटेट रहना, मेंटली किसी चीज़ में उलझन में पड़े रहना। सो ये हाइपर एक्टिविटी। इम्पल्सिविटी में आप देखेंगे कि चीज़ों से टकरा जाना, एकदम से कोई भी चीज़ बोल देना, ब्लर्ट कर देना आंसर, क्वेश्चन पूरा ना होने देना क्लास में, बहुत ज़्यादा बोलना ड्यूरिंग द एनी कॉन्वर्जेशन। ये सारे हमको लक्षण प्राइमरीली इसमें दिखाई देते हैं। अब ये प्राइमरी लक्षण है, इनके ऊपर जो है सेकेंडरी लक्षण यानी कि जो दूसरे स्तर के लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि उनके व्यवहार में प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, उनकी दोस्तियां नहीं बन पाना, उनके झगड़े हो जाना बहुत जल्दी, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ जाना, जैसे कि एकदम से गुस्सा या एकदम से रो देना, एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। इस तरह के लक्षण हमको सेकेंडरी दिखाई देने लगते हैं। दूसरा, इनकी पढ़ाई लिखाई पर भी इनके ADHD वाले लक्षणों का असर हमको देखने लगता है। ये बच्चे इंटेलिजेंट होने के बावजूद पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं, क्योंकि रीडिंग राइटिंग जैसी चीज़ों में जो इनको ध्यान केंद्रित करना होता है, जो इनको एक जगह टिक कर किसी चीज़ को सीखना होता है, उसमें दिक्कत आने की वजह से ये नहीं कर पाते। दूसरा चीज़ क्या है कि सोशल प्रॉब्लम्स आने लगती है। लोग इनको समझ नहीं पाने की वजह से इनको एक तरह से कैरेक्टर डेफिसिट यानी कि इनके या फिर इनके परिवार में जो है पेरेंटिंग प्रॉब्लम की तरफ ध्यान चला जाता है, तो लोग बहुत इसको गलत तरीके से ले लेते हैं ADHD को। हमारे पास इस समय पे 2 तरह के इलाज एटलीस्ट मौजूद हैं। पहला है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, साइकियाट्रिक दवाइयाँ हैं, जो बच्चे को ध्यान को थोड़ा इम्प्रूव करने में मदद करती हैं, हाइपर एक्टिविटी को कम करने में मदद करती हैं। और ये जो है जो दवाइयाँ हैं ये मॉडरेट टू सीवियर अगर है ADHD तो उसमें बहुत कारगर है। लेकिन अगर माइल्ड टू मॉडरेट अगर ADHD है तो व्यवहारिक थेरेपी जो है वो बहुत कामयाब होती है। बच्चों को अटेंशन एक्टिविटीज़ कराकर उनको ट्रेन किया जा सकता है, अटेंशन देने पर उनको व्यवहारिक तरीके से उनको इम्पल्सिविटी को कम किया जा सकता है, उनके हाइपर एक्टिविटी को कम किया जा सकता है, उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स, उनको सोशल स्किल्स में ट्रेन किया जा सकता है। अगर पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है तो साथ में रेमेडियल थेरेपी या स्पेशल एजुकेशन भी बहुत हेल्प करती है। अगर कई बार ऐसे होता है कि दोनों बिहेवियर थेरेपी प्लस फार्माकोथेरेपी, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यानी दवाइयाँ दोनों मिलकर जब चलती हैं तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ADHD अगर अनट्रीटेड जाता है तो वो आगे चलकर कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनैलिटी में भी चेंज हो जाता है। कई बच्चों में ADHD उम्र के साथ थोड़ा इम्प्रूव होता है, खासकर फीमेल्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको थेरेपी नहीं देनी चाहिए। हमें थेरेपी सभी को देना पड़ेगा सो दैट उनकी सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स या फिर स्कोलास्टिक यानी कि स्कूल की प्रॉब्लम ये ना बन पाए। एक्सपर्ट्स ने जो लक्षण बताए हैं शायद उनको सुनकर आपके दिमाग में अपने आसपास के कई बच्चों के नाम आ गए होंगे। ADHD बच्चों में आम है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके लक्षण पहचाने जाएं। इन्हें बच्चों की शरारत या फिर शैतानी समझकर इग्नोर ना किया जाए। इसलिए अगर डॉक्टर के बताए गए लक्षण आपको बच्चों में दिख रहे हैं तो उन पर ध्यान दें, किसी एक्सपर्ट से जरूर मिले। अगला सेगमेंट है तन की बात। क्या आपको पता है सनस्क्रीन के इस्तेमाल से आपके शरीर में विटामिन D के लेवल पर असर पड़ता है? जानिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। अगर समय से पहले आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जोड़ों में दर्द है, तो एक बात तो साफ है, क्या आपके शरीर में विटामिन D की कमी है? इसके बारे में हमें और जानकारी दी डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। हाँ, आप दूध पीते हैं ये सोचकर कि कैल्शियम तो मिल ही रहा होगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी। गलत। अगर आपके शरीर में विटामिन D नहीं होगा या फिर इसकी कमी होगी तो आपका शरीर कैल्शियम अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, चाहे आप जितना भी कैल्शियम लें। कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए शरीर को विटामिन D की ज़रूरत होती है और वो तो आपके शरीर में है ही नहीं। नतीजा, कमज़ोर हड्डियाँ, साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियाँ। तो क्या किया जाए? अव्वल तो ये जान लीजिए कि सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ये धूप आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। इसलिए सुबह सुबह 10 मिनट तक शरीर को धूप लगना ज़रूरी है। इससे आपके शरीर में मौजूद विटामिन D की कमी पूरी होती है। इस समय सूरज से निकलने वाली UVB रेज काफ़ी तेज़ होती हैं और आपका शरीर इस दौरान ज़्यादा बेहतर तरीके से विटामिन D सोख पाता है।
पर हाँ, बहुत ज़्यादा देर धूप में ना रहे। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे सूरज की रोशनी से स्किन जल सकती है, लाल हो सकती है, सेंसिटिव हो जाती है। ज़्यादा धूप में रहने से आपकी स्किन एज भी जल्दी करती है और आंखों में मौजूद रेटिना पर भी असर पड़ता है। यही नहीं, बिना प्रोटेक्शन ज़्यादा धूप में रहने से स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। अच्छा, डॉक्टर अमृता मिश्रा ने हमें एक ज़रूरी बात और बताई। देखिए, सनस्क्रीन लगाकर धूप में निकलना बेहद ज़रूरी है, इससे आपकी स्किन बची रहती है। पर 30 से ज़्यादा SPF लगाने से शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। कैसे? दरअसल सनस्क्रीन सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है। इस मुद्दे पर और रिसर्च करने पर हमारे सामने CNN और हार्वर्ड हेल्थ में छपी कुछ रिपोर्ट सामने आई। उनमें दी गई रिसर्च से ये साबित होता है कि शरीर को जब धूप मिलती है तब शरीर विटामिन डी बनाता है, पर क्योंकि सनस्क्रीन UVB रेस को ब्लॉक कर देती है, इसलिए विटामिन डी के लेवल पर असर पड़ता है। पर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप सनस्क्रीन ना इस्तेमाल करें। जनता वैसे भी इतनी ज़्यादा मात्रा में सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करती है, यानी बहुत ज़्यादा थोप कर इस्तेमाल नहीं करती है। एक मोटी परत सनस्क्रीन की नहीं लगाई जाती। धूप के अलावा आप विटामिन डी के लिए अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अगर आप वेज खाते हैं तो फिर मशरूम, चीज़, दही, सोया मिल्क, ओटमील और सीरियल खाइए। नॉन वेज खाते हैं तो अंडे और फिश अपनी डाइट में शामिल कीजिए। हाँ, कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ें ज़रूर लीजिए, इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जैसे क्या डायबिटीज़ में शुगर फ्री बिस्किट खाना आपके लिए सेफ है? डायबिटीज़ है पर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, क्या करें? एक काम करते हैं, शुगर फ्री बिस्किट खा लेते हैं। ऐसा करके आपको लगता है कि आपने खुद को नुकसान से बचा लिया। दुख की बात यह है कि ऐसा नहीं है। इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सौम्या मिश्रा ने। कई शुगर फ्री बिस्किट में रिफाइंड स्टार्च होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट होता है और उसका असर आपके ब्लड शुगर पर वैसा ही पड़ता है जैसे शक्कर का। साथ ही शुगर फ्री बिस्किट्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको कई हेल्थ इश्यूज़ और हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या करें? देखिए, जब भी शुगर फ्री बिस्किट या फिर कोई चीज़ खरीदिए तो डब्बे को पलट कर ज़रूर पढ़ लीजिए। सिर्फ ये देखकर मत खुश हो जाइए कि ये शुगर फ्री है। उनमें कितना कार्बोहाइड्रेट है ये ज़रूर चेक कर लें। वो बिस्किट किन चीज़ों से बने हैं उसकी सारी डिटेल डब्बे के पीछे फूड लेबल पर लिखी होती है। जो चीज़ सबसे ऊपर लिखी होती है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए अगर कार्बोहाइड्रेट सबसे ऊपर लिखा है या फिर मैदा लिखा है तो उसे अवॉइड करिए। बेहतर है कि अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर ही रहा है तो लिमिटेड मात्रा में फल खाइए, जैसे कि केला, संतरा या फिर सेब, पर हाँ, लिमिटेड मात्रा में। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।